ये सपनों का भाव है। मेल और फीमेल जवान होते ही बस उनका मेन टारगेट यही होता है कि कैसे न कैसे शादी को अचीव किया जाए। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम ख्वाब देखते हैं कि 1 करोड़ कैसे कमाए और फिर 100 करोड़ कैसे कमाए, वैसे ही ये टारगेट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, है ना। हमारे हरियाणा में थोड़ा मुखर होकर के बोल जाते हैं कि हमने करना क्या है बड़ा होके, तो बड़े होके क्या करना है, बोले शादी करनी है। नहीं बनोगे क्या, बोला बाप बनेंगे। तो उनका तो और ले दे करके सारा टारगेट ही शादी पे होता है। तो पढ़ाई भी जो इसीलिए कराई जाती है ताकि शादी हो जाए। तो अगर बच्चा मैट्रिक में पास नहीं हो रहा तो सारा गांव मिलके उसको पास कराने के लिए जाता है ताकि छोरे का ब्याह हो जाए, हैं कि लड़के का ब्याह हो जाए। नहीं तो कहीं पता चला फेल है तो इसका ब्याह ही नहीं हो रहा। चलिए, 7 भाव विवाह भाव है। इससे हम पार्टनरशिप भाव भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की पार्टनरशिप, पर ये विवाह की पार्टनरशिप तो है ही है, ये व्यापार की पार्टनरशिप भी है। ये हम यहाँ से डे टू डे इनकम भी देखते हैं। डे टू डे इनकम का जनरेट करना भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का भी भाव है, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो सप्तम भाव में फॉल करता है। सप्तम भाव पॉलिटिकली पार्टी का हाउस है, पार्टी हाउस इन पॉलिटिक्स। सप्तम भाव एक प्रकार से इसको हम मारक भाव भी कहते हैं। मारक भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माया का भाव भी है। माया का भाव का मतलब होता है हाउस ऑफ इल्यूजन। हाउस ऑफ इल्यूजन जो लव मैरिज एंड रिलेशनशिप वाले में है स्टूडेंट्स, उनको तो थोड़ा निराशा होगी क्योंकि कम बताया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है। वो लोग बड़ा डेप्थफुली विवाह को सुन चुके हैं, फिर भी हम कोई ना कोई चीज नई निकालने की कोशिश करते हैं। सप्तम भाव में ये सब चीजें आप नोट कर सकते हो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं। और विवाह भाव में भी हम उसी तरह से सिस्टम को बना करके चलेंगे कि सप्तम भाव में को किस प्रकार से देखा जाए। वही शुभ और अशुभ ग्रहों को देखेंगे कि सप्तम भाव में शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रहों में वही वीनस, जुपिटर, मून, मरकरी। अशुभ ग्रह में राहु, सैटर्न, मार्स और केतु। सन भी अच्छा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, अभी तक तो हम इस सूत्र को बहुत ही ढंग से लगाते हुए चले आ रहे थे और हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था कि शुभ और अशुभ तुरंत हमें फटाफट फलीभूत दे देते थे। पर अब यहाँ पर इस भाव में समस्या ये है, ना ही तो इस भाव में शुभ ग्रह अच्छा है, ना ही अशुभ ग्रह अच्छा है। कहने का मतलब सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है। फिर भी अगर कोई हो तो शुभ ग्रह कुछ ना कुछ रिलीफ देने में सक्षम होता है। तो सूत्र क्या लिखा आप लोगों ने कि पहली बात, हमें तो कोई ग्रह चाहिए ही नहीं सप्तम भाव में, और अगर हो तो शुभ हो अन्यथा ना हो। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी ग्रह यहाँ पर अपना पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे से देने में सक्षम नहीं होता। कोई भी ग्रह अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर लगा करके देखेंगे कि क्या चीजें बनती हैं। एक से अधिक ग्रह अगर यहाँ पर है तो उतनी ही ज्यादा समस्या होने के चांसेस बन जाते हैं।
अगर किसी को कोई बात पूछनी है अपनी कुंडली से रिलेटेड तो हाथ रेज कर सकता है, ताकि हम उसे समझाएं कि कौन सा ग्रह कुंडली में क्या प्रॉब्लम पैदा करता है। अगर किसी के सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है और अगर वो किसी पॉइंट को समझना चाहता है तो वो हाथ रेज कर सकता है। हाँ वर्मा जी बताइए। जी सर, इसमें मरकरी और प्लूटो। नहीं, प्लूटो नहीं होता प्लेनेट, मरकरी ही अच्छा। देखना है। पहले बताइए लगन कौन सा है आपका? जुपिटर। जुपिटर लगन नहीं होता। लगन बताइए, धनु लगन है, मीन लगन है, कौन सा लगन? मीन। हाँ तो मीन लगन है। हम्म, मीन लगन है तो यानी कन्या राशि में आपका मरकरी बैठा हुआ है। अच्छा। नहीं, आप ही बताइए, आपने कहा मरकरी 7th में बैठा है। हम्म। हाँ तो देखिए, मरकरी का, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, मरकरी का 7th हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, और मार्स का भी 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हम एक डिक्टम और लिखेंगे कि मरकरी यानी कि बुध ग्रह और मंगल ग्रह ये अच्छे नहीं होते 7th हाउस में, ये मरणासन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? मरणासन। मैं एक बार ये हटा दूं। मार्स एंड मरकरी ये मरणासन ग्रह कहते हैं। मरणासन उसे कहा जाता है कि जब ग्रह आपको एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दे कि ना तो जान निकले और ना जान रहे, मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशंस में फंसाने की बात को करता है। मरकरी जैसा ग्रह कभी कभी चाइल्डिश बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करता है, और पति पत्नी के एज के डिफरेंस को भी कई बार रिप्रेजेंट करता है। कुल मिलाकर के कोई भी ग्रह यहाँ अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर भी बुध यहाँ पर ज्यादा तकलीफ दे हो सकता है। और कोई हाथ उठाएगा? गुरुजी की वो अपनी राशि में यहाँ पर तब भी। आराम से नवीन जी, आपकी आवाज कट गई, क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था गुरुजी कि जैसे इनके कन्या राशि के अंदर मर्क बैठे हैं वंश में, तो हमने देखा कि मरकरी 7th हाउस में ठीक नहीं होते, लेकिन कि वो अपनी राशि में आ गए तब भी वो ठीक नहीं है, या देखिए, उसका फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे? नवीन जी, उच्च का मरकरी का होना, वो मरकरी उच्च का हो गया, पर अब इस मरकरी को उस मरणासन स्थिति से बाहर निकालने की जिम्मेवारी शुक्र ग्रह की है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल या बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वीनस की पोजीशन क्या है। तो अभी ये बेसिक क्लास है तो इसलिए मैं उस विषय पे नहीं बोल रहा। अगर शुक्र ग्रह ताकतवर हुआ कुंडली में तो बुध फिर मरणासन नहीं कहलाएगा, फिर तो अच्छा हो जाएगा शादीशुदा जिंदगी के लिए, है ना। जैसे लाल किताब है, लाल किताब सप्तम भाव में बुध को पारस मणि की तरह मानती है, मतलब तारक मानती है, मतलब तारने वाला, मतलब निभाने वाला मानती है। पर वो आधार जब ही होगा जब अगर शुक्र के हालात अच्छे होंगे। शुक्र अगर कमजोर पीड़ित हो गया तो फिर बुध अपने मरणासन रिजल्ट देगा, चाहे वो स्वग्रही हो चाहे वो उच्च का हो। और अकेला बैठा हुआ बुध तो वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता ही है, या वो अपना पूरा असर नहीं पैदा कर सकता। ठीक है जी। हाँ सवराली जी। हाँ जी, गुरु जी मेरे ना 7th में तो दोनों ही पाप ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन वीनस जो है वो 9th में है। मतलब मेरा नहीं, अभी वीनस, मार्स और नहीं अभी केतु वो बैठा नहीं हुआ है। देखना, सिर्फ आपने ये बताना है सवराली की कौन कौन से ग्रह हैं जो मंगल और बैठे हुए हैं। केतु दोनों बैठे हुए हैं 7th में। आपने कहा कि मार्स और केतु बैठे हुए हैं। हाँ जी। अब आपने ये देखना है जो मंगल ग्रह है वो ग्रह तो मरणासन हो गया, हाँ जी।
और यहाँ पर केतु प्रॉब्लम्स को शो करता है। ठीक है, हाँ जी। केतु ऑलवेज शोज द मिस्टेक्स इन द मैरिज लाइफ। हमेशा ध्यान रखना, केतु ऑलवेज शोज द मिस्टेक्स इन मैरिज लाइफ। अगर किसी के सप्तम भाव में केतु ग्रह बैठता है तो वो अपनी मैरिज लाइफ में कई बार बड़ी गलतियां कर देता है। और अगर मंगल के मरणासन से वो मंगल ग्रह बाहर निकला या नहीं निकला तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द वीनस, कि शुक्र ग्रह की वीनस के ऊपर कि कहाँ पर है, कैसे है, उस हिसाब से वो देखा जाएगा। अच्छा, तो वीनस मेरा 9th हाउस में। हाँ, वीनस का 9th हाउस में बैठना अच्छा है, तो इसने मंगल को बचा लिया काफी हद तक। मंगल जो होता है व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की बात को कहता है, पर अगर मंगल बच जाए यानी कि शुक्र के हालात ठीक हो जाए तो फिर ये वैवाहिक सुख को शांति में बदल देता है, मतलब कहीं ना कहीं कहानी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हाँ फिर जी। भी दो ग्रहों का होना, फिर भी दो ग्रहों का होना ऑलवेज अलर्ट रहने वाली बात को कहता है, क्योंकि मंगल और केतु का योग गुस्से का योग है, क्रोध का योग है, जिद्दपने का योग है। और ये दिखाता है कि व्यक्ति मैरिज लाइफ में भी जिद्दी या गुस्सेल स्वभाव के कारण, कुछ जल्दबाजी में गलतियां करने के कारण जो है अपने कई बार मैरिज को अंदर बेमतलब की समस्याएं पैदा कर लेता है। ठीक है? हाँ जी। हेलो धन्यवाद जी गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मेरी जो राशि है मेष राशि है। मेरे 7वें घर में जो है गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं जी। देखिए, गुरु और शुक्र का यहाँ पर बैठना, तो हमने देखना है कि गुरु और वीनस। अब समस्या क्या है कि गुरु भी बहुत पॉजिटिव ग्रह है और वीनस भी बहुत पॉजिटिव ग्रह है, बोथ आर पॉजिटिव प्लैनेट्स, पर दोनों की दोनों बड़े ही हैवी वेट प्लैनेट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हैवी वेट प्लैनेट, क्योंकि दोनों ही अपने आप में गुरुता लिए हुए हैं, ज्ञान का भंडार लिए हुए हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ, जो लव मैरिज एंड रिलेशनशिप के स्टूडेंट है उनको मैं हमेशा कहता हूँ, शादी कभी भी इंटेलिजेंस का खेल नहीं है। शादी के अंदर ज्ञान जितना कम होगा उतनी ज्यादा अच्छी मैरिज होगी। गुरु हमेशा 7th हाउस में ईगो प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला माना जाता है, और वीनस एक्सपेक्टेशन या डिजायर को बढ़ा देता है। 7th हाउस में शुक्र एक्सपेक्टेशन को या डिजायर को बढ़ा देता है, गुरु ईगो को बढ़ा देता है। तो ईगो और एक्स्ट्रा डिजायर के बढ़ जाने की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर भी एक जगह सूत्र में यहाँ तक भी लिखा गया है कि जब शुक्र जैसा ग्रह सप्तम भाव में होता है, वो कहीं ना कहीं लाइफ के जीवन में ऐसी सिचुएशन भी पैदा करता है कि व्यक्ति का ध्यान भटक सकता है। पर गुरु जो होता है वो उस ध्यान के भटकने की क्रिया को थोड़ा सा कमजोर भी करता है। गुरु जो है नहीं चाहता कि कोई मामला, ट्रेडिशनल मामला जो है वो खराब हो जाए, मतलब शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा गुरु नहीं चाहता। पर हमें ऐसे केस में ध्यान पूर्वक रखना चाहिए कि कभी भी जिन लोगों के भी गुरु सप्तम भाव में हो, उन्हें घर में बैठ करके पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए, या घर में मंदिर बना करके पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए प्रॉपर रूप से ट्रेडिशनली। नहीं तो ऐसे लोग जितनी ज्यादा पाठ पूजा घर में बैठ के करेंगे, उतने ही ज्यादा पति पत्नी के बीच में विवाद, मानसिक पीड़ाएं, संताप इत्यादि जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो ऐसा नहीं कि इनके लिए पाठ पूजा मना होती है, बशर्ते बस बात यही है कि इनको पाठ पूजा मंदिर में जाकर के करनी चाहिए या तीर्थ स्थान पर जाके करनी चाहिए, तो उससे सारा खेल अच्छा रहता है। अगर यहाँ पर पत्नी का और गुरु का, पत्नी माने शुक्र, शुक्र यानी कि पत्नी अपने ही स्थान पर बैठी है, यानी स्वग्रही होकर के बैठा है ये शुक्र। स्वग्रही शुक्र का
काफी पॉजिटिव परिणाम ये रहता है कि शादीशुदा जिंदगी टूटती नहीं है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। और मेष लगन की कुंडली में ये नवम भाव का स्वामी भी है। नवम भाव का स्वामी गुरु, और गुरु और शुक्र की युति यानी सप्तम भाव और नवम भाव की युति हुई है। तो इसे कहते हैं एक प्रकार का ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी नारायण योग, केंद्र और त्रिकोण का अधिपति मिला। तो अगर हम एक बार कुंडली को बनाएं तो हमने यहाँ देखना है कि वीनस एंड जुपिटर 7 और यह नवम भाव का राशि का लॉर्ड गुरु सप्तम में चला गया, और के सप्तम नवम यानी 7th का लॉर्ड शुक्र है। 7th प्लस 9th 2 मिल गए। 7th केंद्र स्थान है और नवम त्रिकोण स्थान है। इसे बना लक्ष्मी नारायण योग। ये सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग निर्माण हो गया। परंतु यहाँ पर देखना क्या अति आवश्यक है, ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण किसके माध्यम से हो रहा है? तो वो सप्तम भाव के माध्यम से हो रहा है। अब हम फार्मूले को ड्राइव करेंगे। सप्तम भाव मारक भाव और प्लस भाग्य भाव। मारक भाव और भाग्य भाव की दोनों की युति केंद्र स्थान में हुई है। कहां पर? केंद्र में भी मारक भाव इक्वल टू मारक भाव। जो इनका युति हुई है वो भी मारक भाव में हुई है। इसका मतलब ये लक्ष्मी नारायण योग इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव का मतलब ये मान के चलो लक्ष्मी नारायण योग व्यक्ति को 1000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ तक का आदमी बना सकता है बड़े आसानी से। इसमें इतना सक्षम ये योग है। उसको वो बात अलग है कि जब पूरी कुंडली देखी जाए तो देखना चाहिए बड़े ढंग पूर्वक कि कोई पाप ग्रह ना देखे। पाप ग्रह अगर देखेगा तो वो इस योग को भंग करने में भी सक्षम होता है जी। ज्यादा पाप ग्रह देखेगा तो बुरी तरह से भी तोड़ सकता है जी। फिर भी ये मान के चले कि अगर 10-20% 30% भी अगर ये इफेक्टिव हो जाता है तो 200-400 करोड़ का आदमी होते हुए देर नहीं लगती ऐसे लोगों को, या इनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती, किसी प्रकार से लग्जरी की धन की कोई कमी नहीं रहती जी। तो शुक्र ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छा फलाफल दे सकता है। पर ये कब होगा? ये शिव की कृपा से होगा। ये शिव की कृपा से होगा क्योंकि सप्तम और नवम का जो अधिपति का जो कॉम्बिनेशन बना है, यहाँ पर शिव कृपा अनिवार्य हो जाती है। यहाँ लिखते हैं शिव कृपा। अब यहाँ पर क्या देखना है हमने? ये कॉम्बिनेशन शिव पार्वती कॉम्बिनेशन बना, शिव पार्वती कॉम्बिनेशन। अब शुक्र जो है वो लक्ष्मी का रूप होता है, पर यहाँ पर हम कहेंगे लक्ष्मी जी पार्वती के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी जी पार्वती के रूप में विराजमान है। तो आपको ललित जी थोड़ा सा कंजूसी अगर छोड़ दें आप, तो शिव और पार्वती जी की कोई मूर्ति की स्थापना करवाइए आप किसी मंदिर में, कोई पुराने मंदिर में और कोई पुराने शिव मंदिर में अगर आप करा सके तो बहुत अच्छी बात है जी। ये एक आपके लिए बहुत बेनिफिट्स दे सकता है जी। देखिए शुक्र का काम है चमक दमक का काम जी, डिजाइन का काम, पंप एंड शो का काम, लग्जरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम। जैसे रोलेक्स की घड़ियां हो गई, वे लग्जरी है, अब देखाती तो टाइम ही है जी। या डायमंड्स का काम हो गया, डायमंड की ज्वेलरी का काम हो गया, वैसे तो कोई यूज नहीं परंतु भाई लग्जरी है और करोड़ों में बिक जाता है, लाखों में इसकी कीमत होती है। या कोई ब्रांडेड गाड़ियों का काम है ना, ब्रांडेड कपड़ों का काम, कोई भी चीज जो ब्रांडेड हो और जिसमें लग्जरी झलकती हो किसी के, और जिसको पहनने के बाद, ओढ़ने के बाद, यूज करने के बाद व्यक्ति अपने स्टेटस को अपग्रेड समझता हो, वो सारे काम आपको सूट करेंगे जी। तो लक्ष्मी नारायण योग का ये सबसे ज्यादा बेनिफिट्स जो है होता है जी। तो ऐसे में
ये वैसे जो ये युति बनी है, ये भगवान शिव की कृपा से युति बनी है। ये इस बात को दिखाता है पिछले जन्म में आपने भगवान शिव की पूजा भी काफी की हुई है, पर आपके हाथ से एक दोष भी लगा हुआ है जो शिव मंदिर का दोष कहलाता है। जी उसकी वजह से इस जन्म में आप बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। ये दिखाता है आप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत ही मेहनती आदमी हैं। ऐसा व्यक्ति जब ये युति बनती है, जिनके भी लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, खास करके केंद्र में, वो बड़े कर्मठ और बड़े मेहनती लोग होते हैं, पर वो रियल टारगेट को भूल जाते हैं और बहुत छोटी चीजों के अंदर फंस जाते हैं। जी और यानी बड़ा, और वैसे तो कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ते किसी भी प्रकार की, भगवान देता अच्छा है, इस जन्म में भी बड़ा अच्छा देता है, ऐसी बात नहीं है। और फिर भी जो मैंने आपको टारगेट्स बताए या जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उस लेवल पे इनका ख्वाब तो आप लोगों का बहुत होता है कि हमने जाना तो वही है, लक्ष्मी नारायण वाले योग के टारगेट पर ही, पर वो कुछ छोटी छोटी चीजों के अंदर फंस जाते हैं। और छोटे छोटे चीजों का मतलब ये एक तरह से मैं नटसेल में कहूँ कि अपनी सोच को बढ़ाने वाली बात है। जी सोच को जितना बढ़ा देंगे, जितना खुला दिल कर देंगे, उतना ही ज्यादा ये योग फलित होने के चांस हैं। और शिव पार्वती की आप जो है पूजा उपासना या शिव ऐसे मंदिर को खोजें अपने घर। कहाँ रहते हैं आप? गुड़गांव, दिल्ली? दिल्ली में रहता हूँ जी। हाँ, तो दिल्ली में तो किसी ऐसे मंदिर को खोज लें जहाँ शिव पार्वती इकट्ठे हों, जी और वहां जाएं और जा करके शिव पार्वती को आप नमन करें, और उनके लिए जो भी आप से हो सकता है पूजा उपासना की विधि में आपको करना चाहिए। इट्स वेरी नाइस योग, जी दिल सर, जी खुश हो सर, गया। धन्यवाद इट्स जी। वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। ये मैरिज से ज्यादा ये जो लक्ष्मी नारायण योग कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। जी गुरु जी। ठीक है, और किसी का कोई हैंड रेज हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमने देखना है कि सप्तम भाव में का स्वामी जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो अच्छा है, या तो केंद्र में चला जाए या त्रिकोण में चला जाए। इट्स अ गुड कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण भाव में जाएगा तो अच्छा होगा। अब सप्तम भाव का जो स्वामी है वो दिखाता है कि आपके जीवन साथी का क्या हाल चाल है, आपकी मैरिज लाइफ कितनी मजबूत है, आप मैरिज से अचीव क्या करेंगे, आपको क्या मिलेगा मैरिज से। तो ये सब चीजें आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड से पता चलती हैं कि वो कहाँ बैठा है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सप्तम भाव का स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए, पाप ग्रहों के साथ नहीं बैठा होना चाहिए, और वक्री नहीं होना चाहिए। ये सब स्थितियां दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाली और दाम्पत्य जीवन की लॉन्जेविटी पर असर पैदा करती हैं और पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा करती हैं। गलत प्लेसमेंट हो जाए सप्तम भाव के स्वामी की तो भी कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां बराबर बार बार बनी रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं। किसी ने इसके बारे में पूछना है किसी को कि सप्तम भाव का स्वामी उनका जहाँ गया है, कहाँ पर बैठा है, तो उसका क्या हिसाब है क्या नहीं, वो आप पूछ सकते हैं। जी जी गुरु जी, मुझे पूछना है गुरु जी। हाँ बताइए। गुरु जी, मेरा कन्या लगन है जी और बृहस्पति सप्तमेश मेरा नवम में बैठा है शुक्र के साथ। शुक्र के साथ बैठा, ठीक है। जी जी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर गुरु और शुक्र की स्थिति है। कोई और भी ग्रह है क्या विनय जी? जी, दो ग्रह और हैं। हाँ बताइए। राहु और सूर्य। राहु और सूर्य। अब अगर हमें देखना है, सबसे पहले इस बात का दिमाग लगाना है कि जो सेवंथ का लॉर्ड है वो नाइन्थ में गया, तो अगर हम सप्तम से गिनेंगे नवम तक तो 3 आता है, 1 2 3, तो वो अपने से थर्ड में गया।
अब यहाँ पर दो बातें बनी। तीसरा भाव दिखाता है मशक्कत का, एफर्ट्स का, कि शादी में एफर्ट्स लगेगा, शादी को चलाने में एफर्ट्स लगेगा। परंतु नवम भाव के अंदर होना, नवम भाव क्या है? त्रिकोण भाव है। परंतु नवम भाव त्रिकोण भाव होने के कारण वो शुभ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतनी बात तक तो आई, पर जो अन्य ग्रह विराजमान है, खास करके राहु जैसा ग्रह है, इट्स नॉट गुड पॉइंट, और सूर्य जैसा ग्रह है, इट्स आल्सो नॉट गुड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक पाप ग्रह है और एक क्रूर ग्रह है। पाप ग्रहों का साथ बैठना, क्रूर ग्रहों का साथ बैठना मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल को या परेशानियों को शो करता है। चलिए, और किसी का हाथ खड़ा हुआ है? हाँ प्रणाम बताइए। सर। हाँ सर, प्रणाम प्रणाम। अगर सतमेश वक्री हो या अस्त हो तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है सर? सतमेश मैरिज जो लाइफ खराब हो जाती है आज्ञापाल। मेरे दोनों ठीक है। पचमेश में है, त्रिकोण में है सर, तब भी? पर थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा। अच्छा, अगर नीच का हो तब भी ऐसा ही होता है? ऐसा ही फल में अगर नीच का हो? नीच का देखना पड़ता है आज्ञापाल की, अगर नीच भंग नहीं हुआ तो वास्तव में फिर दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। गुरुजी एक बार आप ये वक्री वाला एक चीज एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ वक्री बताइए, क्या पूछना चाहते हैं वक्री में? नहीं मतलब मैं वक्री मतलब कैसे क्या बनता, मतलब मैं कॉन्सेप्ट ये वाला पूछना चाह रही थी मैं आपसे। वक्री का मतलब है घर में बदमाश बच्चा नहीं होता जो माँ बाप की बात सुनता नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, सोलर, सारा हमारा सोलर सिस्टम जो है, उसके जो पिताजी हैं वो भगवान सूर्य हैं। जो ग्रह भी वक्री हो जाता है वो सूर्य की बात को नहीं मानता, सूर्य के रूल को फॉलो नहीं करता, वो अपनी मनमानी करता है। तो मनमानी करने वाला ग्रह है, कई बार जो है दिक्कतों में भी डाल देता है हमें। अगर आप मैरिज लाइफ में मनमानी करेंगे तो समस्याओं में तो गिर जाएंगे। मैरिज लाइफ तो एक दूसरे से पूछ पूछ करके चलने का काम है, एक दूसरे को संभल करके चलने का काम है। तो वक्री ग्रह यानी कि सप्तम भाव का स्वामी जब वक्री हो जाता है तो कई बार व्यक्ति अपनी मन मर्जी से काम बहुत करता है, तो जिसका दुष्परिणाम ज्यादा पैदा हो जाता है। अच्छा, कई बार बंदा खुद ठीक होता है पर सामने वाला जो है, पार्टी जो होती है, वो कई बार बड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो सुन के ही नहीं देती, तो भी एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। और वैसे भी सप्तम भाव का स्वामी वही चीज दिखाता है कि आपका स्पाउस का बिहेवियर क्या है, आपका स्पाउस का सोच क्या है, आपके स्पाउस का एटीट्यूड क्या है, वो सब चीजें जो है हमारे सप्तम भाव से। अब वो वक्री हो गया, मान लो सप्तमेश अगर वक्री हो गया तो इसका मतलब वो फिर अब मनमानी ही करता है, वो मानता सुनता किसी की नहीं, ये समस्या है। और रही बात टेक्निकल वक्री ग्रह के बारे में, तो आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन द मैरिज, हाउस ऑफ मैरिज, विवाह स्थान पर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट होगा। आप मेरे वीडियोस वाले उसमें जाएंगे सेक्शन में, एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल में, तो आपको ये स्पेसिफिक वीडियो मिलेगा और आपको वहां पे काफी डिटेलिंग मिल जाएगी, है ना? ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी नवीन हाँ बोल जी रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी अगर केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी अगर एक साथ, मैं ये पूछ रहा था कि अगर केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड एक साथ अगर त्रिकोण में बैठे, मतलब पंचम और नवम में बैठे, तब भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है? देखना पड़ता है कि उसका निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। केंद्र का तो स्पष्ट है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि चंद्र कुंडली से बन जाती है चीज, तो चंद्र कुंडली में भी लगा करके देखना चाहिए उन योगों को, खास करके लक्ष्मी नारायण योग को, तो वहां से भी रिजल्ट आ जाते हैं, चंद्र कुंडली से भी। तो वो पर चंद्र कुंडली से जो आते हैं वो 20% ही रिजल्ट आते हैं, पूरे ज्यादा नहीं आते। नहीं, जैसे अभी ये नए जी की कुंडली में हम देख रहे थे
कि सप्तम का स्वामी और नवम का स्वामी, हाँ हाँ, नवम बैठ गए तो राहु और शनि भी बैठे हुए हैं सामने। अगर से नहीं नहीं, वो तो योग कि ही भंग अगर हो जाता है। जुपिटर और वीनस नव में बैठे नवीन होते जी, इस केस नवीन जी में, ध्यान तब क्या रखना, ये लक्ष्मी नारायण योग माना जाता? नवीन जी ध्यान रखना, योग जितना ज्यादा शुभ होगा उसको उतनी ही शुद्धि चाहिए, उसको उतनी ही शुद्धि चाहिए, उसको इतना ही रिफाइननेस चाहिए, उसको इतना ही प्योरिटी चाहिए। अगर कोई ग्रह पाप ग्रह देख ले या साथ बैठ जाए तो तुरंत वो योग को भंग कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति का गुरु उच्च का हो जाए, लगन पे बैठ जाए, भाई उच्च का हो गया और लगन पे बैठ गया, इससे ज्यादा सुप्रीम पोजीशन क्या हो सकती है गुरु की? तो नहीं हो सकती। पर अगर राहु बैठ जाएगा तो सारे खेल को बिगाड़ देगा, क्योंकि राहु अशुद्धि है। तो ऐसा व्यक्ति हाईली इंटेलिजेंट होते हुए भी जीवन में गलतियां करेगा, और गलतियां करेगा, मनमानी करेगा, बिना मतलब की बहस करेगा, उल्टा सीधा खाना खाएगा। जैसे अगर वो ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेगा तो भी वो जो है मांस खाएगा, दारू पिएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, है ना, और हिपिज्म की तरफ चला जाएगा। तो और वैसे हाईली इंटेलिजेंट होगा, किसी को बातचीत में वो उभरने नहीं देगा, किसी को आगे नहीं जाने देगा। तो लोग कहेंगे ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, और इतना ज्यादा लॉजिकल बातें करेगा कि कई बार अपने तर्क के साथ वो लोगों को भी इंप्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। पर अल्टीमेटली वो अचीव क्या करेगा, वो अपने आप में प्रश्न है। वो क्योंकि उस भाव का, ग्रह का रिजल्ट तो फेल हो गया, तो उसको अचीवमेंट नहीं कुछ मिलेगा। आप कभी देखना, कुछ लोग अपने आसपास बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, पर दो चीजें विशेष करके होती हैं, या तो इंसान को मान सम्मान मिले या पैसा मिले, दोनों में से तो कोई एक चीज मिले। और आप देखते हैं ना तो मान सम्मान मिल रहा ना पैसा मिल रहा। मान सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो लोगों के साथ बहसबाजी में जुट जाता है और अपनी नॉलेज से दूसरों को हरा देता है, और ये जता देता है कि मैंने तुझे हरा दिया, तो उससे लोग उसके शत्रु हो जाएंगे। और धन इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि वो लोगों को हराने में खुशी महसूस करता है, अपनी नॉलेज के दिखावे करने में बड़ी खुशी महसूस करता है कि यार देखो मैंने फलाने को हरा दिया, देख चल मैं सबक सिखा के आता हूँ फलाने को। तो वो अपनी नॉलेज का लोहा मनाने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में उस एनर्जी का सही उपयोग नहीं कर पाते, अपनी नॉलेज का सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन लगन पे आ गया, तो उसने गुरु के इतने उत्तम फल को एकदम समाप्त कर दिया। तो योग कितना भी सुंदर क्यों ना बने, अगर पाप ग्रह वहां पर आ जाएगा तो वो भंग कर देगा, सारी सिचुएशन को भंग कर देगा। चाहे फिर वो केंद्र में बने, चाहे वो त्रिकोण में बने, उसके कोई मायने नहीं रहते। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी एक सवाल और पूछना चाह रहा था, ललित बोल रहा था। हाँ जी बताइए। गुरुजी मान लीजिए वक्री वाली बात करते हैं, शनि जो है लगन में हो और वक्री हो, उसका क्या रेमेडी होता है? देखिए वक्री भी हो और शनि आपकी कुंडली में है क्या? हाँ जी लगन में है। लगन में शनि का होना ये नीच राशि में हो गया जी ललित जी, जी ये नीच राशि में हो गया, और एक तरह से इसने नीच भंग को भी तोड़ दिया। जी सॉरी, नीच भंग को नहीं, ये आपके लक्ष्मी नारायण योग को भी तोड़ दिया। जी क्योंकि जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि कोई पाप ग्रह ना देखे ना साथ बैठे, जी क्योंकि जितना हाई क्वालिटी का योग जनरेट होगा उसको उतनी ही प्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। जी और मेष लगन की कुंडली में शनि जो है पापक ग्रह है, जी क्योंकि इसको पाप भाव मानते हैं, क्योंकि ये बाधक ग्रह माना जाता है। जी 11वें भाव का स्वामी होने के कारण ये बाधक हो जाता है। जी अब इसका असर दिमाग पर आ गया, लगन पर आ गया, जी तो शनि जो है व्यक्ति को कंजूस प्रवृत्ति का बना देगा जी और बिना मतलब का भय खाने वाला। जी क्योंकि लगन, शनि को समझिए, शनि भय करता है, मतलब जी उसने का काम है आपको भय पैदा करना, नेगेटिव दिखाना। जी तो जब आदमी हर चीज में नेगेटिव को पहले सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसका फियर फैक्टर बढ़ेगा, जी और फियर फैक्टर बढ़ने के बाद इंसान अपना बचाव करता है, जी वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है, जी और एक्स्ट्रा अलर्ट होने से वो जिंदगी में रिस्क नहीं ले पाता कई बार। जी जी गुरुजी। बिल्कुल भी, मतलब वो बहुत ही
किलेबंदी करके चलता है अपनी। जी किलेबंदी गुरुजी। का मतलब होता है कि कोई मुझे पैसा ना छीन ले या चीट ना कर ले या मुझे बेवकूफ ना बना दे, जी इस बात पर वो बहुत जोर लगाता है, मतलब जी बहुत गुरुजी। अपने आप को सिक्योर करता है। जी वैसे सुनने में ये बात बहुत अच्छी है, पर व्यक्ति के बड़ा बनने पर ये बात बहुत अच्छी नहीं है। जी गुरुजी। बड़ा व्यक्ति जो बनता है उसको बड़ा दिल रखना पड़ता है। जी बड़े दिल का मतलब है कि आपको उल्लू बनना पड़ेगा, जी लोग आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे। अब आप देखिए कंपनियों में एम्प्लॉई 8 घंटे का नाम लेता है कि मैं 8 घंटे काम करूंगा, पर वास्तव में वो 2 से 3 घंटे भी ढंग का काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसी गुरुजी। में कुछ लोग मस्ती करते हैं, बॉस गायब हुआ और फिर गप्पे मारने शुरू कर देंगे। और आजकल तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती, व्हाट्सएप जिंदाबाद या फेसबुक जिंदाबाद, अपने चला ली और अपने गुजारा चल लिया। जी सब ध्यानस्थ हो गए हैं आजकल, तो ध्यानी हो गए हैं बहुत बड़े बड़े। फेसबुक ने, मीडिया ने इनको सबको ध्यानी बना दिया है। जी मतलब ये दूसरी दुनिया में तुरंत पहुंच जाते हैं, नशे की जरूरत ही नहीं। जी पहले लोग गप्पे मार लेते थे। जी तो आप सोचिए कि वो सेठ, वो लाला फिर भी लाला ही बनता जा रहा है। जी वो भी हर बार जो है कुछ ना कुछ बनाता ही चला जा रहा है। जी एम्प्लॉई आनंद लेते जा रहे हैं और वो मजा लेता जा रहा है और वो भी बढ़ता जा रहा है। बिना एम्प्लॉयज के कोई भी व्यापारी आगे नहीं बढ़ता। जी गुरुजी। आप और इसको खिलाना पड़ता है। एक जी तरह से मैं इसे अपनी भाषा में कहता हूँ, उसे नारायण बनना पड़ता है। जी नारायण का मतलब है पालन करता। जी दरअसल वो जब ये सोचता है कि मेरे माध्यम से किसी का चूल्हा चौका जल रहा है, हम्म, तो मुझे तो इसकी जिम्मेवारी उठा ली मैंने, तो अब मेरे को तो इसको भाई इसका पेट पालना है और इसको चलाना है। जी गुरुजी। तो वो छोटी मोटी गलतियों को हर बार नजरअंदाज करता रहेगा। किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता? एक तो चोरी की, एक तो चोरी ना करे, मतलब उस मालिक का ये ऐसा नहीं कोई सामान ही चुरा के भगले, जी जी तो बर्दाश्त होगा नहीं। पर गप्पे मारना, काम ना करना, बहानेबाजी करना, झूठ बोलना, वो मान के चलते हैं जरूर करेंगे ही करेंगे। जी उनकी सोच अलग ही हो जाती है। जी तो आप ये देखिए कि इन लोगों का दिल इतना बड़ा होता है कि इनको ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं होता, इनको ईच एंड एवरीथिंग पता होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इनको ये भी पता होता है कौन आदमी काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे उनके पास पूरा जासूसी सिस्टम होता है, कैमरों की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से उनको सारी खबरें आती रहती हैं। हर कोई नंबर बनाने के लिए उनके पास रिपोर्ट देता रहता है। तो वो सारा कुछ जज भी करते रहते हैं। फिर भी वो ऐसा नहीं कि किसी ने आके रिपोर्ट दे दी तो उसको निकाल दिया। निकालेंगे नहीं, निकालेंगे जब वो उनको लगता है कि उनके व्यापार के लिए खतरा है या चोरी कर रहा है। हैं। जी 2 या 3 पॉइंट ऐसे हो, या करेक्टरलेस है, जी मरवाएगा हमें, फंसाएगा। 2-3 पॉइंट के अलावा वो जल्दी से नौकरी से नहीं निकालते अपने आप से। जी तो ये आप देखिए कितने बड़े दिल की बात है, बहुत बड़े दिल की बात। बहुत बड़े दिल की बात है। तो ये दिल बड़ा रखना पड़ता है तो हम बड़े बनते हैं। जी शनि का काम है चीजों को संकुचित कर देना, चीजों को छोटा कर देना, या इंग्लिश में बताऊं तो श्रिंक कर देना। जी जब ये बॉडी पार्ट्स पर को भी श्रिंक कर देता है, जैसे अगर किडनी पर आ गया तो किडनी के ऊपर श्रिंक कर देगा, मतलब उसे छोटा कर देगा। लीवर को बढ़ा देगा, ये साइज को कम कर देता है या बढ़ा देता है, दो में से जी कम कर देता है। तो ऐसे ही पहला भाव जो होता है ये हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन, जी गुरुजी। फर्स्ट हाउस इज योर थॉट्स, जी थॉट गुरुजी। प्रोसेस। तो जी कहीं ना कहीं लगन का शनि व्यक्ति के थॉट्स लेवल को थोड़ा संकुचित कर देता है, जी नैरो कर देता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और तो अब ये आपने उल्टी बात एक और कह दी कि बकरी हो गया। जी बकरी का मतलब इसने स्ट्रेंथ नहीं खोया है, स्ट्रेंथ इसके पास पूरी है, अच्छा जी। स्ट्रेंथफुल है। बकरी ग्रह जो भी हो जाता है उसमें स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ में ताकत होती है। जी तो शनि में ताकत है। जी अब इसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसको फिर हम सीधा ऐसे केस को हम D9 चार्ट पे ले जाते हैं, नवमांश में देखते हैं क्या हालात है क्या नहीं, फिर डिसाइड करते हैं। फिर भी हम अच्छा मानते हैं कि शनि का, किसी भी व्यक्ति का शनि लगन पर हो तो उसको दोष लग जाता है, शनि मरणासन हो जाता है। अच्छा अच्छा जी। इसके दोष को दूर करने के लिए महाकाल, जो उज्जैन में महाकाल है, ज्योतिर्लिंग है, जी ऐसे व्यक्ति को हर वर्ष महाकाल जाना चाहिए और रुद्राभिषेक करवाना चाहिए।
अच्छा जी, एक बार कम से कम, बाकी उसकी श्रद्धा, जितनी मर्जी बार जाकर के वहां रुद्राभिषेक कराए। बस ध्यान यही रखे कि वहां कंजूसी ना करे, अच्छा किसी जी, से बार्गेनिंग ना करे ज्यादा, अच्छा और खुले दिल से जाए राजाओं की तरह। जैसे राजा बांटता हुआ चलता है ना, वो ये दिमाग ही नहीं लगाता कि किसको 500 दे दिया, किसको 100 दे दिया। जी, तो खुले दिल से बांटता है, जी, क्योंकि वो भी राजा है उज्जैन के, जी, और राजा के दरबार में जाना है तो राजा की तरह ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक यानी है। जैसे हम राजा से मिलने जाते हैं तो हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। जी, जैसे आपको नरेंद्र मोदी न्योता दे दे या राष्ट्रपति न्योता दे दे कि आइए राष्ट्रपति भवन में, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक हम अपने कपड़ों को नया कर लेंगे या बिल्कुल ठीक कह स्पेशल रहे कर जी, लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे जी। और जबकि अगर हमें कोई एक आम आदमी बुलाता है तो हम कपड़ों पर ध्यान नहीं देते और हम सीधे चल देते हैं, जी, क्योंकि राजा के दरबार में जैसा बन के जाओगे वैसा ही पाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अगर हम गरीब हालत में होंगे, हो सकता है वो वॉचमैन ही ना घुसने दे, उसी को बड़ा टाइम लग जाए ये समझने में कि आपको बुलाया भी है कि नहीं बुलाया है, जी, वही डबल कंफर्म करेगा। जी, तो ऐसे ही जो देवता जहां पर पूजते हैं और वो उनको राजा की संज्ञा दे दी जाती है। जी, जैसे काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ हैं, वहां पर वो इस रूप में विराजमानते हैं कि वो समस्त विश्व के देवता है। जी, तो काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ का मतलब ही पूरे विश्व के नाथ है। जी गुरु जी, तो वहां पर वो पूरे ब्रह्मांड के नाथ हो जाते हैं। जी, उज्जैन है, उज्जैन में जैसे कहावत है कि राजा भी वहां पर जो है ठहर नहीं सकता, और राजा भी अपनी पगड़ी उतार के आएगा, और जी, कोई दूल्हा जो है घोड़ी पे बैठ करके सवारी नहीं निकाल सकता। शादी हो रही तो वो कभी भी महाकाल के मंदिर के सामने से घोड़ी पे बैठ के अपनी बारात को नहीं निकालता, जी, क्योंकि वो कहता है भाई अब तो ये राजा का दरबार आ गया, यहाँ तो यही राजा है, हम तो यहाँ बिल्कुल जीरो हैं। जी, तो एक प्रकार से वो हमारे राजा हैं। जी, ऐसे में हमें राजाओं की तरह जाकर के वहां रुद्राभिषेक इत्यादि का करना से लाभ होता है। जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी, जो राहु अशुद्ध कर रहा है शुक्र गुरु को, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो राहु को ही कंट्रोल करना चाहिए, सबसे पहले राहु को ही कंट्रोल करना चाहिए, पर राहु से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए कभी भी। मतलब डायरेक्ट का मतलब होता है कभी भी सीधा सीधा, ऐसे केस में राहु के मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं से डायरेक्ट पंगा कह देते हैं कि राहु के मंत्र जाप करने से, और खास करके तांत्रिक मंत्र जाप करने से, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से रावे नमः करने से राहु जी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा देता है कि अच्छा ये मुझे काबू में कंट्रोल करना चाहता है, तो वो उल्टा हमारे ऊपर सवार हो जाता है, तो बजाय फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में जी, सबसे पहले उसको कंट्रोल करने के लिए अपने वायु को कंट्रोल करना चाहिए। वायु को बॉडी कंट्रोल, मसाज, फुल बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज, और माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना, तो इससे शुक्र गुरु को रिलीफ मिलेगा। नहीं, पहले तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये राहु को डाउन करता है, मतलब राहु को अच्छा, कंट्रोल करता है। राहु कंट्रोल हो जाए तो शुक्र गुरु का मिलन कोई खराब मिलन नहीं है। शुक्र जी, गुरु की युति भाई आदमी को गूढ़ बना देगी, अकल्टिज्म में ले जाएगी, जी, ज्यादा गूढ़ता में जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा सोच लेगा, पर उससे क्या नुकसान होना है? कोई ज्यादा नुकसान तो है नहीं, मतलब वो किसी को तंग तो कर नहीं रहा। नहीं, दिक्कत तो राहु के साथ है, राहु जो है सारे खेल को बिगाड़ देता है, वो गुरु को भी बिगाड़ दिया उसने, शुक्र को भी बिगाड़ दिया उसने, बुध को भी बिगाड़ दिया उसने, तो वो सबको बिगाड़ करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मेन कल्प्रिट कौन है? वो है राहु। मेन मेन कल्प्रिट राहु। कल्प्रिट तो वही है भाई, उसने सूर्य को भी बिगाड़ दिया, उसने उसको भी बिगाड़ दिया, वो 3 जी, ग्रहों को अकेले लपेट के बैठा हुआ है, यानी 3 ग्रहों को एक साथ खराब कर दिया उसने कुंडली की। तो ऐसे में तो राहु ज्यादा दिक्कत देगा, तो राहु यहाँ डोमिनेटिंग हो जाएगा। राहु की एक आदत है, जो ग्रह उसके साथ होता है उसका आधा बल ले लेता है। जी, 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 अब उन्होंने सूर्य का बल भी ले लिया, उसने शुक्र का बल भी ले लिया, उसने गुरु का बल भी ले लिया, तो ओवर डोमिनेटिंग हो गया। तो अब वो हमें डोमिनेट बहुत कर रहा है, तो उसके डोमिनेशंस को बचने के लिए राहु का कार्य करना चाहिए। राहु को ठीक करने के लिए माँ दुर्गा का पाठ पूजा करना चाहिए, माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, वो जी, उसके लिए ज्यादा बेनिफिट्स देती है। जी, और वायु को कंट्रोल करना चाहिए, लाइक फुल बॉडी मसाज। फुल बॉडी मसाज, वायु को कम करना चाहिए, वायु को कम जी, करने वॉक,
बहुत जरूरी है। जितना वॉक करते हैं उससे वायु कंट्रोल में आती है। अच्छा। प्राणायाम बहुत जरूरी है। जितने भी वात नाशक प्राणायाम है या वात नाशक भोजन है वो सारे सारे फायदा करते हैं। जी या जो भी ऐसा तेल है जो वायु के दोष को कम करता है उसकी मालिश करना ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी जी चीजें हैं जी। ये। और गुरु जी यहाँ पे गुरु को अगर बल देना हो तो कैसे देना चाहिए? गुरु को बल देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक तो मार्केश है, दूसरा बाधक है। गुरु को तो तो सिर्फ सेव कर लेंगे उतना, वही भी बढ़िया है, अच्छी बात है ना। अच्छा, तो जो इलाज होगा राहु का इलाज होगा। हाँ, राहु का इलाज कीजिए भाई। जो कल्प्रिट है, जो जिसने हंगामा मचा रखा है, कल को आप जी गुरु की ताकत कितना बढ़ा लेंगे? ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, हद से ज्यादा बढ़ा ही नहीं पाएंगे। मतलब जी इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते ना कि वो गुरु से फाइट, मतलब राहु से फाइट कर लेगा, क्योंकि वो उसी के घर में बैठा हुआ है। राहु वहां पर बैठा हुआ है, वो उसकी वैसे ही ताकत को बढ़ने नहीं देगा, गुरु की ताकत बढ़ने नहीं देगा। इसलिए जी। सबसे बेस्ट है कि राहु को कंट्रोल किया जाए। राहु प्राणायाम से कंट्रोल में होता है, श्वास के ऊपर जी। ध्यान करने से कंट्रोल में होता है। हम्म। श्वासों का ध्यान करना, मतलब मेडिटेशन में श्वास ध्यान जो होता है वो राहु को कंट्रोल करता है, जी पेशेंस पैदा करता है ना। तेल जी। की मालिश करना, दुर्गा जी का पाठ करना, ये सारे एक्टिविटीज सारे के सारे राहु के लिए अच्छी हैं। बहते जल में पानी में नारियल प्रवाहित करना, ये सब वही है। तो गुरु गुरुजी जी दुर्गा जी का तो बहुत बहुत सारा पाठ है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर पाठ है जिसे शुरू किया जा सके? दुर्गा दुर्गति नाशिनी नमः। दुर्गा दुर्गति नाशिनी नमः। दुर्गा दुर्गति नाशिनी नाशिनी नमः। हाँ जी, और कौन? हाँ उर्मी जी आप बताइए। हाँ उर्मी जी, आपने हाथ खड़ा इवनिंग किया हुआ है। सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये कह रही थी कि जो आपने अभी राहु के उपाय बताए वो सिर्फ इस हाउस के लिए है कि राहु कहीं भी परेशान कर रहा हो हम ये उपाय कर सकते हैं? उर्मी जी, कहीं पर भी परेशान कर रहा हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बस कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं हल्का फुल्का, वो एक आधा उपाय ऊपर नीचे होता है, पर बाकी जैसे तेल मालिश है, माँ दुर्गा की पाठ पूजा है, श्वासों का ध्यान है, प्राणायाम है, ये सब चीज राहु को लिए ठीक है, उसको कंट्रोल करती है बेसिकली। और प्राणायाम में भी वो जल्दबाजी वाला नहीं है, ध्यान रखें। ये नहीं कि अच्छा। कपालभाति पे लग जाएं या वो भ्रसिका प्राणायाम करने लग जाएं, वो बकवास है। राहु के लिए, राहु के लिए होता है भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। भ्रामरी उद्गीत। गुरुजी एक बात पूछनी थी अनुलोम आपसे। विलोम, उद्गीत और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम राहु दोष के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। जी। सर मेरा 4th हाउस में राहु है विथ मून। वहीं पर भी है। ये 3 प्राणायाम बड़े अच्छे हैं, पर आपको बस थोड़ा सा तो ये सर ध्यान रखना है कि हाँ, आपकी कफ, उद्गीत प्राणायाम अनुलोम। सर मेरी देखिए, कफ प्रकृति। हाँ आपकी कफ प्रकृति है तो उसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कोई ठंड वाला प्राणायाम नहीं करना है, शीतली प्राणायाम नहीं करना है ना। जैसे अनुलोम विलोम थोड़ा कम ही सर करना है, अनुलोम विलोम कम सर करना है। दोबारा पर भ्रामरी, बताइएगा प्लीज, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही थी। मैंने कहा कि आपकी कफ प्रकृति है, ऐसा कोई प्राणायाम नहीं करें जो प्राणायाम आपको ठंडक पहुंचाए। तो आपने थोड़ा स्पीड को फास्ट करना है। जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो बड़ा, नहीं उतना थोड़ी फास्ट। स्पीड को बढ़ा देना है क्योंकि आपकी प्रकृति कफ ठीक है है ना। सर। और उद्गीत जोर जोर के करना है। ओम ओम। पर जिनकी वात प्रकृति है उनको हीट नहीं बढ़ानी, उनको बहुत धीरे धीरे करना। वो जितना स्लो करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जैसे विनय जी की वात प्रकृति है जी। तो उन्हें बहुत स्लो करना चाहिए, बहुत, जैसे अगर वो प्राणायाम भी करे तो बहुत धीरे धीरे।
फिर रोकना है, फिर उसको थोड़ा महसूस करना है, फिर धीरे से छोड़ना है। छोड़ते समय भी बड़ा धीरे से, पूरा जाना चाहिए वापस, जल्दबाजी नहीं करनी, फिर धीरे धीरे उठाना है। फिर रोक देना है। बहुत धीरे धीरे, जितना स्लो करेगा बात प्रकृति का व्यक्ति, जी उसको उतना जल्दी रिलीफ मिलेगा। कब प्रकृति का व्यक्ति कर रहा है तो थोड़ा फास्ट करेगा। हम्म पित्त वाले को भी धीरे करना, सर पित्त वाले को भी वातनाशक धीरे तेल, करना है जी। सर वातनाशक तेल वो बात ना सकते। अश्वगंधा का, वातनाशक तेल अश्वगंधा का नाम सुना होगा आपने। जी सर। अश्वगंधा वैसे तो शांत प्रकृति की मानी जाती है, परंतु इसके ये जिनसंग है, एक बार इंडियन जिनसंग भी बोलते हैं इसको जी इसका भी तेल आता है। अश्वगंधा का भी तेल आता है, और कुछ और जड़ी बूटियां होती हैं जिसको लगा, इनमें ना ये हिमालय का तेल आता है। ये पेन रिलीफ के नाम से शायद आता है। गुरुजी एक तेल आता है महानारायण तेल। हाँ, वो भी वातनाशक है, वो भी वायु पर ये बात महानारायण तेल है ना, दरअसल उनमें जो बहुत ही सीवियर हो जाते हैं, जी जिनको आर्थराइटिस हो जाता है, अधरंग हो जाता है, लकवा मार जाता है, या घुटनों में जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, गाउट्स की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसमें ये यूज करा जाता है, मतलब जहाँ बहुत ही सीवियर हो गया है। जी मेरी छोटी साली है, वो सिर्फ 40 साल की है, लेकिन उसको सीवियर वेरी सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोज हो हाँ, गया है। उनके लिए अच्छा, उनके लिए तो उनको तो सर करना एनी चाहिए सिंपल मालिश हाँ महानारायण से। हाँ, ऑयल लाइक उनके लिए मालिश अच्छी। कोकोनट, सरसों या कोकोनट उर्मी जी, जिनकी पित्त प्रकृति है उन्हें कोकोनट का ये करना चाहिए, और जिनकी कफ प्रकृति है उनको तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। अच्छा गुरुजी तिल के तेल से मालिश करने पे भी वायु में अरे आता आप लोग कहाँ डॉक्टरी भाव वहां ले गए मुझे, हैं कहीं का कहीं पहुंचा देते हो, हैं वो सारे कहेंगे सप्तम भाव से कहा ये महानारायण तेल पे तो पहुंच ये गए। सर ये कोकोनट और तिल का तेल ये दोनों भी बात के लिए मेरे को मालिश करनी पड़ेगी, अपनी वायु को ठीक करना पड़ेगा। गुरुजी हम लोग मिलके कर देंगे सर मालिश। गुरुजी मुझे सर आप पूछना था बताओ कि सर, कौन सी प्रकृति है, मैं आप कल ही बताते आती हूँ तेल लेके। आप देखिए, बता दीजिए, हम तो आपके जिनकी शिष्य हैं, पित्त हम आपके बच्चे प्रकृति हैं। है उनको कोकोनट ऑयल, या आप ऐसे समझो जैसे गर्मी के दिन हो तो भी कोकोनट का ही करना चाहिए इस्तेमाल, है ना। ठंड के दिन आएंगे, अब जैसे अब अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में फिर गोले का तेल ना लगाएं, मतलब नारियल तेल ना लगाएं, फिर आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुरुजी ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है। हाँ, एक मैं सिक्का बना करके देता हूँ, बहुत बढ़िया यंत्र है, गोल रंग का, 1 रुपए का सिक्का। जब भी गुस्सा आए अपने मुंह में रख लेना है, तो बोलना नहीं है, बस उसकी नियम शर्तें यही होंगी, कोई कुछ भी बोले, बोलना नहीं है। ये आप सीरियसली बोल रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो? नहीं आज मतलब सवराली का पता चल गया कि मंगल केतु साथ बैठा है। मेरे को टेंशन हो गई है बहुत ज्यादा। नहीं, ये तो गौरव को नीचे टेंशन, आपको क्या टेंशन है? तो दोनों जगह टेंशन होती है ना, हस्बैंड वाइफ में तो दोनों जगह टेंशन। नहीं, ये तो टेंशन गौरव की टेंशन है। देखो, ये तो आपकी टेंशन है नहीं, तो गौरव सुलटेगा। उनका कुछ स्ट्रांग चाहिए ना कि वो मेरे को हैंडल कर सकते हैं। नहीं गुरुजी, अगर वीनस और सैटर्न एक साथ हो तो? वीनस और सैटर्न अगर एक साथ हो तो वैसे तो ये अच्छा वायु नहीं माना जाता, इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, बट ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इट्स नॉट गुड फॉर द मैरिज लाइफ। गुरुजी और अगर 7वें भाव में जुपिटर और केतु बैठे हैं और वो वीनस और सैटर्न दूसरे भाव में चले गए हैं। जी, मैं समझा ही नहीं, कौन बोल रहा है? मैं इंद्रानी बोल रही हूँ गुरुजी। हाँ इंद्रानी जी, मुझे ये बताइए, 1 मिनट, आपने क्या बताया कि गुरु केतु एक साथ हो गए, क्या बताया आपने? हाँ, जुपिटर और केतु कहाँ बैठे हैं? 7वें भाव में।
हाँ तो ये गुरु चंडाल योग हो गया। 7th हाउस में वैसे ही मैंने कहा कि गुरु का बैठना अच्छा नहीं है। और केतु तो मिस्टेक्स को दिखाता है। और वो जो वीनस है वो 2nd हाउस में चला गया है। नहीं, मेष लगन है। कौन सा लगन है आपका? ये मीन लगन है गुरुजी। मीन। हाँ जी। हाँ तो बुध देखिए ना, 7th भाव का लॉर्ड। आप शुक्र क्यों देख रहे हैं? सो बुध भी लगन में बैठे हुए हैं सर। हाँ तो लगन में बैठना तो अच्छा है। तो ये फिर क्या दिखाता है सर? नहीं, लगन में अकेले बैठे हैं या कैसे बैठे हैं? नहीं, उसके साथ सूर्य है और राहु है। बहुत तेरी, राहु ने गड़बड़ कर दी इंद्रानी जी सारा, है ना। इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि हाँ ये जी। फिर जो है दिमाग में एकदम अग्रेसिव माइंड बना देता है कई बार। जी जी नॉट जी। ए गुड। व्यक्ति जल्दबाजी में जाकर के गलतियां बहुत कर देता है, हड़बड़ाहट में गलती कर देता है, डिसीजन ले लेता है, निर्णय ले लेता है। वो चीज उनके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। वैसे व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, परंतु फिर भी गड़बड़ कर देता है। गुरुजी एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। हाँ आज्ञापाल जी, दसो। जैसे मेरे हर प्लैनेट मेरा वक्री है, तो मुझे मंत्रों का जाप करना पड़ेगा? हर प्लेनेट बकरी है। सारे प्लैनेट, सूर्य और चंद्र को छोड़ के सारे वक्री। तुसी जितने हो कामयाब हो, सकते। तुसी कामयाब हो, तुसी आपने ग्रेट हो, कुंडली मेरी देखी? तुसी ग्रेट हो। कोई गल नहीं, आ गल चंगी हैगी। चलो ठीक है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। हाँ, सब चंगा सी हैं। बस ये याद रखो मोदी का वाक्य, सब चंगा सी। सारे करे बकरासी, बट सब सब चंगा चंगा सी। सी। अच्छे दिन आ ही आन गया, एक ना एक दिन। नहीं नहीं, दिनों में कोई बुराई नहीं होती। बकरी ग्रह वाला कमाता अच्छा है, ऐसी बात ध्यान रखना। बकरी ग्रह वाले के साथ दिक्कत एक ही है कि उसको एक मेंटर हमेशा चाहिए। अगर वो मेंटर को मान ले 100% की हाँ जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। हमेशा ध्यान रखे, राहु वाला व्यक्ति और वक्री वाला व्यक्ति, अगर वो मेंटर मान ले और हर बात गुरु से पूछ के करे ना, उसकी जिंदगी में कभी रोड़े नहीं। दिक्कत उसकी यही है कि वो मानते किसी की नहीं, अपने मूड के गुलाम होते हैं और बाद में पछताते हैं। सही है। उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई गुरु बन के भी खुश नहीं होता, फिर वो भी भाग लेता है। गुरु जी भी अपना झोला जमटा उठाता है, कहते भाग लो, चेला बहुत बदमाश है। जी 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 जी। चलो, पर इस बात की टेंशन मत लेना कि सारे बकरी हो गए, है ना। हाँ, ये टेंशन नहीं होता। बकरी है तो अच्छे हैं कलयुग में। गुरु जी एक प्रश्न है। हाँ जी। तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की, और कोई ग्रह नहीं है, 7वें भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। तो क्या इफेक्ट होगा इसमें 7वें भाव में? नहीं, 1 लिखने से क्या होगा? मंगल को देखिए। अच्छा, मंगल 8वें भाव में है। इट्स नॉट गुड। कौन बोल रहे हैं आप? संजय सिंह बोल रहा हूँ गुरु जी। हाँ संजय सिंह जी, ये अष्टम में जाना है, इट्स नॉट ए गुड पॉइंट। क्योंकि 8वां भाव जो होता है ना, ये अंधेरे वाला कमरा होता है। ये थोड़ा कंफ्यूज रखता है आदमी को अबाउट मैरिज। अच्छा। कंफ्यूजन देता है। वो अपने जीवन साथी के बारे में भी कंफ्यूज रहता है कि ये मुझे चाहती है कि नहीं चाहती। अच्छा। ठीक है, ओके। चलिए आज इतना ही। थैंक यू।